Okay, so shall we start? Fine. So students, till now, what we have studied in RC design of RC elements is that we have designed a beam using WSM method. Okay, we have seen both the singly reinforced and the doubly reinforced beam cases, right? So in today's class, what we'll do. So in today's class, what we'll do, we will go through the LSM method today. Okay, we will go through the basics of LSM method basically. जैसे हम लोगों ने WSM किया था उसमें, चलिए जब मैं अभी आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा देन आई विल शो कि इसमें और LSM मेथड में क्या डिफरेंस है डिजाइनिंग में। ठीक है, WSM मेथड में आई गेस आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, अगर होगा तो दे कैन आस्क मी द क्वेरी। ठीक है, आफ्टर द लेक्चर। तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और LSM मेथड पे आज हम लोग देखते हैं। सेम सेम चीजें रहेंगी, डिजाइन ऑफ अ बीम रहेगा यूजिंग WSM हम कर चुके हैं, यूजिंग LSM लिमिट स्टेट मेथड से आज हम करके देखेंगे। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है दोनों में ये भी हम लोग देखेंगे। सो लेट मी जस्ट प्रेजेंट माई स्क्रीन टू यू। Okay, so can you share this screen? Limit state method. Yes, sir. Okay, fine. So what we are doing today is that we are going to design a beam using a limited state method. But before that, I would like to tell some basics about this limited state method also, right? So most of the things we have covered in the introduction and the first lectures also, but again then I'll explain it once more. ठीक है, तो पहले देखिए लिमिट स्टेट मेथड में बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, मटेरियल स्ट्रेंथ की। तो मटेरियल स्ट्रेंथ आपको पता है दो मटेरियल हमारे पास, एक है कंक्रीट और दूसरा है स्टील। ठीक है, तो मटेरियल स्ट्रेंथ की बात हो रही है अभी। एंड यू नो वेरी वेल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता था, पहली क्लास में हमने पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, मतलब वो रिजल्ट जिसके नीचे 5% रिजल्ट्स उससे इसके नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू हो जाती है, जैसे कि M25 के लिए आपने देखा था करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या थी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी 25। ठीक है, फॉर M25। M20 के लिए क्या होगा, FCK की वैल्यू, करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो ये चीज आपने देखा था। उसी तरीके से स्टील में आप देखिए Fe415 के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब Fe415 में ये क्या है, 415 इज अ यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ है। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ जो हम लोग डिजाइन में यूज करेंगे वो कैसे यूज करना है, देखो उसमें डिजाइन स्ट्रेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जितनी भी है उसको डिवाइड कर देंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। कंक्रीट के केस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5। ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आपको, बहुत इनिशियल क्लास में। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 1.5। ठीक है, तो अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एज पर IS 456 इट इज टेकन एज 0.6। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC की होती है, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा हमने 0.67 क्यों लिए। हमारा कोड बोलता है कि इसका सिर्फ 67% इसका लेना होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी डिवाइडेड बाय partial factor of safety 1.5. This will give you 0.45 FCK. Now you have to remember this value, ये आपका हर जगह काम आने वाली। ठीक है, तो as per IS 456 permissible stress in concrete कितना है 0.45 FCK। ठीक है, और उसी तरीके से स्टील के लिए क्या होगा, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए लेते हैं 1.15, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, 1.5 लेते हैं कंक्रीट के लिए और 1.15 लेते हैं स्टील के लिए। तो अगेन Fy अपॉन 1.15, दिस विल गिव यू 0.87 Fy. So for now you can remember these two things. For concrete the permissible value is this and for steel the permissible value is 0.87 Fy. ठीक है, अब इसमें और WSM में क्या फर्क हुआ आप ये देखिए। अब
जब हम WSM से कर रहे थे हम लोग क्या देख रहे थे, अगर हम लोग M20 कंक्रीट ले रहे थे, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ रहा था अभी तक का, याद है? सिग्मा CBC जो हम ले रहे थे 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा था, ताकि नहीं था परमिसिबल जो हम ले रहे थे, परमिट कितना कर रहा है उसको डिजाइन वाला, ठीक है। यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 0.45 टाइम्स FC के, सो M20 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी 0.45 टाइम्स 0.45 मल्टीप्लाई बाय FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विल बी 20 फॉर M20, सो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 0.45 इंटू 20, सेम अगर M25 होता तो मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाता, M15 होता तो मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस अलग थी, यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस अलग आ रही है। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब हम लोग WSM कर रहे थे तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना ले रहे थे, करीब करीब, जैसे मान लीजिए मैंने M15 बोला था आपको WSM में, M15 इसकी सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 है ना, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वट एवर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रही थी, है ना। ये कैसे आ रही थी, जब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग डिवाइड कर रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से, ठीक है, तब ये अराउंड 5 मतलब 5 आ रहा था ये। उसी तरीके से 20 में देखोगे 20/3 कर रहे थे तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, उसको हम 7 ले रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से काम कर रही थी उसमें। तो परमिसिबल क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद, बट उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का ले रहे थे, ठीक है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना ले रहे हैं कॉन्क्रीट में, जस्ट 1.5, ठीक है। तो 1.5 से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज कमिंग 0.45 FC के। उसी तरीके से स्टील में क्या था, I'll just erase these things. So in case of steel also, उसमें क्या था, स्टील में क्या हो रहा था, स्टील में क्या था, FE 250 के लिए जब मैं डिजाइन कर रहा था, FE 250 स्टील जब मैं यूज कर रहा था, सो व्हाट वाज द परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ रहा था, मतलब सिग्मा ST कितना आ रहा था 250 के लिए, इट वाज 130 अगेन न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जब मैं FE 415 यूज कर रहा था तो मेरा परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ रहा था 230 एग्जैक्टली, ठीक है। तो 130 था और 230 था, ये मैक्सिमम परमिसिबल था, मतलब इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे थे हम लोग इस चीज में, डिजाइन में, याद है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी यील्ड तक का जा रहे हैं, देखो यील्ड तक का जा रहे हैं, FY मान लो, और FY क्या होता है, इज द यील्ड स्ट्रेंथ, और ये जो 250 लिखा ना यही यील्ड स्ट्रेंथ है इसकी, और 415 है FE 500 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ होगा 500, ठीक है। तो FY से दिखाते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, सो इफ आई एम टेकिंग FE 415 तो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 415, सिंपल 415। अगर मैं FE 250 ले रहा हूँ तो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 250। तो आप इसमें देखिए हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसकी यील्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको और क्लियर करता हूँ आपको। तो अगर आप परमिसिबल देखोगे अब क्या हो जाएगा, परमिसिबल इज FY अपॉन 1.15, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, सो 415 अपॉन 1.15, ये आपकी परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा जितना भी आएगा, और लेट से 0.87 टाइम्स FY। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.87 टाइम्स FY, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 415, FE 415 केस में, ठीक है। आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो ये इसकी परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी, कंक्रीट की क्या हो जाएगी 0.45 टाइम्स FC के। तो ये ज्यादा इजी है रिमेंबर करने में, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपको याद करनी है, कंक्रीट की परमिसिबल ये हो जाएगी और स्टील की परमिसिबल ये हो जाएगी। अब देखिए जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, WSM और इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है, WSM जब हम यूज कर रहे थे तो हमने परमिसिबल स्ट्रेसेस बताए थे, ठीक है। लेट अस से फॉर M20 इट वाज 7, ठीक है, कंक्रीट के लिए 7 था। तो उसकी देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है 20, FC की कितनी वैल्यू है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट हम परमिट कितना कर रहे हैं, सिर्फ 7। तो क्या हम इसके मैक्सिमम तक जा रहे हैं, सोचो ना, इससे भी दुगनी पावर ये झेल सकता है। हम ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर MM स्क्वायर की ही पावर यूज कर रहे हैं उसकी,
इतना स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं, इतना परमिट कर रहे हैं उसको, तभी इसको परमिसिबल स्ट्रेस बोला जाता है. सो व्हाट वी आर यूजिंग इज अ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ 7, बट द कॉन्क्रीट कैन गो अप टू 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, राइट. तो हम इसकी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है. ये WSM में था. उसी तरीके से स्टील में देखिए उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, स्टील कितना झेल सकता है, 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर झेल सकता है, बट हम अलाउ कितना कर रहे थे, परमिसिबल कितना कर रहे थे डिजाइन के लिए, 130 सिर्फ. उसी तरीके से Fe415 था, उसमें हम कितना जा सकता है, स्टील की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितना ले सकता है स्टील, 415, बट हम कितना ले रहे थे सेफ्टी लगा के, 230 ओनली. जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा लेते हैं तो हम लोग कम लेते थे वैल्यू, ठीक है. ये हमारा डिजाइन फिलोसफी थी WSM में. लेकिन LSM ने बोला लिमिट स्टेट मेथड, जो न्यू मेथड है, न्यू अभी जो करंटली मेथड्स चलती हैं वो LSM है, ठीक है. तो उसमें बोला गया कि यार ये तो गलत है कि इतनी स्ट्रेंथ जो है इतनी बच गई है. देखिए कंक्रीट की 7 हम यूज कर रहे हैं जबकि उसकी 20 थी. वाई कांट वी यूज 14, है ना, वाई कांट वी यूज 18 तक क्यों नहीं जा सकते हम. उसी तरीके से स्टील में 130 है, ये इसकी स्ट्रेंथ 250 है, तो हम 200 तक का क्यों नहीं जा सकते, ठीक है. तो इतनी तो हमारी स्ट्रेंथ वेस्ट जा रही है ना एक किस्म से, ठीक है. इस डिजाइन को करके इतनी स्ट्रेंथ वेस्ट जा रही है. ये लोगों ने सोचा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. इतनी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इतना भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की क्या हमें जरूरत है. तो उन्होंने एक नया डिजाइन निकाला, नई फिलोसफी निकाली, LSM, लिमिट स्टेट मेथड. तो लिमिट स्टेट का मतलब ही वही है, लिमिट स्टेट मतलब जो उसकी आखिरी लिमिट है उस तक का चले जाओ. आखिरी लिमिट कितनी है, M20 की 20 है. Fe स्टील की बात करूं तो Fe 250 की कितनी है आखिरी लिमिट, 250, ठीक है. और Fe415 स्टील की आखिरी लिमिट कितनी है, 415. मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो ये है ना जो ये झेल सकते हैं. कंक्रीट 20 झेल सकता है, स्टील 415 झेल सकता है. तो ये क्या चीज है हमारा, M20 और Fe415 जो है हमारा लिमिट स्टेट है. मतलब लिमिट मतलब कि जो उसकी आखिरी लिमिट है वहां तक की पावर हम लोग यूज करें. तो इस मेथड का नाम रखा गया लिमिट स्टेट मेथड. और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था, हम पावर तो पूरी इतनी ज्यादा थी, मतलब स्ट्रेस तो मैक्सिमम इतना था, लेकिन हम यूज कितना कर रहे थे, 7. तो इसको हम बोलते थे वर्किंग, ठीक है. मतलब इस पे हम वर्क करेंगे, काम हम इस पे करेंगे, तब उसका नाम पड़ा वर्किंग स्ट्रेस मेथड. कि वर्किंग स्ट्रेस हमारा ये होगा, ऑल्दो मैक्सिमम स्ट्रेस ये है 20, बट हम जो वर्क करेंगे वो किस में करेंगे, 7 में करेंगे. ऑल्दो हमारा पूरा स्ट्रेस कितना है 250, बट वी विल वर्क इन 130, वी विल वर्क विद 130 ओनली. हमारी पूरी स्ट्रेंथ कितनी है स्टील की, 415, बट वी विल वर्क विद 230 ओनली. तो ये WSM में इस तरीके से डिजाइन होते थे. बट LSM में जैसे मैंने बताया, उन्होंने बोला कि आप उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ तक का जाओ. देखो कंक्रीट में कहाँ तक का गया है, 0 मतलब 67% ऑफ FCK क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है. ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही है एक किस्म से. सो डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, तो ये वैल्यू आई. स्टील में देखो FY क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है. यहाँ पर ये यील्ड हो जाएगा, यहाँ तक का हम लोग इसकी स्ट्रेंथ लेते हैं. तो डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5, दिस विल गिव 0.87 FY, ठीक है. तो ये आपने एक चीज नोटिस कर ली, ये एक पहला डिफरेंस आपने देख लिया, स्ट्रेंथ का क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. फाइन. सो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों मेथड्स के स्ट्रेंथ में, ठीक है. लास्ट में मैं एक कंपैरिजन भी दिखा दूंगा आप लोगों को. अब बात करते हैं लोड की, ठीक है. पहली बात की हमने स्ट्रेंथ की, दूसरी बात कर रहे हैं लोड की, ठीक है. लोड में देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, वो वैल्यू होती है लोड की जिसमें 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लोड की वैल्यू एक्सीड नहीं करेगी उससे ज्यादा, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर. The load value that has 95% probability of not being exceeded during its lifetime of structure. तो इसका मतलब क्या है, ये वो लोड है जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी जिंदगी में अपनी ये इस स्ट्रेंथ से, मतलब इतने लोड से ज्यादा नहीं होगा. मान लीजिए 150 ले लेता हूँ मैं किसी चीज का, ठीक है, लोड उसका, तो 150 से ज्यादा मतलब 95% प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो 150 से ऊपर वेट कभी नहीं जाएगा उसमें, ठीक है. तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है. दिस वैल्यू इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड इज यूज्ड फॉर डिजाइन पर्पस. तो यहाँ पर हम लोग डिजाइन पर्पस में कैरेक्टरिस्टिक लोड का यूज करते हैं. अब देखिए कहाँ पर यूज होता है, डिजाइन लोड में यूज होता है, LSM में. LSM में हम क्या कर रहे हैं, FD इज नथिंग बट योर लोड, F से मैं लोड को दिखा रहा हूँ, और डिजाइन D इज फॉर डिजाइन, ठीक है, इज नथिंग बट दिस. ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू लोड. तो जो भी लोड था, मान लीजिए लोड उसमें आना है 150, ठीक है, तो मैं उसमें एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ रहा हूँ फॉर लेट अस से लाइक 1.5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, ठीक है. अभी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे.
ये लोड था तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सो दैट मीन्स इट इज गेटिंग इनहेंस्ड, राइट? ये बढ़ तो गई है, 150 से ज्यादा आ गई है ना ये वैल्यू लोड पे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या करके चल रहा हूँ कि लोड 150 था लेकिन मैं ज्यादा मान के चल रहा हूँ इसको, ठीक है। सेम केस अगर मान लीजिए 200 किलो न्यूटन का लोड था, तो मैं उसको डिजाइन कैसे कर रहा हूँ, मैंने उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली है 2 की, लेट अस से 2 की ले ली है फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ हो गई कितनी, 400। इस तरीके से तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे, आप उसके फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मतलब आप कितने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आपका आपको रिक्वायर्ड है 200 लेकिन आप कर रहे हैं डिजाइन 400 की, तो ऑफकोर्स 200 आपको लोड आ रहा है और आप डिजाइन कर रहे हो 400 के, तो सेफ हो जाएगा ना बाद में जाके, तो वो सेफ ही रहेगा। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोग एक चीज मेरे को बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज मुझे बताइए, जब हम WSM कर रहे थे, ठीक है, जब हम वहां पर लोड ले रहे थे W, मतलब WL²/8 करके जो ओवरऑल लोड आ रहा था W, ठीक है, तो क्या मैं उसमें कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा था उसको? बताइए, जो टोटल लोड मेरा आ रहा था W, लाइव लोड प्लस सेल्फ लोड में जो मैं ऐड कर रहा था वो मेरा टोटल लोड आ रहा था W समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर के उसमें आ रहा था, ठीक है। तो क्या मैं उसको डिजाइन करते वक्त उसमें कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा था? आपने ऐसी कोई भी चीज नोटिस की WSM में? नो सर। नहीं था ना, ठीक है। यही चीज देखिए, मैंने कहीं पर जहां पर भी मैंने टोटल लोड लिया, मैंने सिर्फ टोटल लोड लिया उसका W, मैंने कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया। मतलब मान लीजिए अगर लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर था तो वो 10 ही रहा, मैंने कोई वो नहीं किया। मतलब दैट मीन्स मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट रिमेन सेम, ठीक है। तो 1 इंटू 10 करूंगा तो 10 आ जाएगा, 1 इंटू 50 करूंगा तो 50 आएगा, ठीक है। तो मैं वहां पर क्या फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, वैसे मैं किसी से कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो मैं 1 से ही तो 1 ही तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहा हूँ जितना है वो, एक किस्म से आप देख सकते हो उसको WSM में। मैंने कहीं पर भी लोड में कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया था। बट LSM में देखिए क्या फर्क आ रहा है, आपको लोड में भी फैक्टर लगाना है। स्ट्रेंथ में तो आपने फैक्टर लगाया ऊपर, ऊपर जो मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ तो आपने फैक्टर लगाया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये डिजाइन कहता है कि आपको लोड में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ये केस था 200, मान लीजिए 200 किलोमीटर लोड है, उसमें मैंने 2 का फैक्टर ऑफ शिफ्ट लगा दिया, तो ये 400 किलोमीटर के लिए, किलो न्यूटन मीटर पर मीटर या फिर किलो न्यूटन ले लीजिए, इसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचिए कि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे ले रहा हूँ, कि मुझे डिजाइन करना है 200 के लिए, ठीक है, लेकिन मैं डिजाइन कर रहा हूँ 400 के लिए। तो मैं ऑब्वियसली मैं मेरा स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, मतलब मैं इसमें पास तो हो ही जाऊंगा, मेरा सेक्शन जो है वो पास तो हो ही जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले। बट अब ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना 1.5 2 जो ये मैं ले रहा हूँ, इसको लेने का क्राइटेरिया है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेते हैं, बट उस समय आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, अब आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो। तो दो डिफरेंस आपने क्या देख लिया अभी तक का, एक तो स्ट्रेंथ में देख लिया आपने कि इसकी लिमिट तक का जाना है, पूरी जो लिमिट स्टेट में इसकी लिमिट तक का जाता है लिमिट स्टेट में, ठीक है, FC के तक जाएगा, ये FY तक जाएगा, ठीक है, विथ यूजिंग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करना है। दूसरा आपने LSM में देखा डिफरेंस कि लोड के संग भी, कि फोर्स के साथ, सॉरी हाँ, लोड के साथ भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। WSM में क्या था, इसमें मैक्सिमम पे नहीं जाते थे हम लोग, सिर्फ वर्किंग लोड तक का जाते थे, वर्किंग स्ट्रेस तक का जाते थे, इसलिए हम उसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते थे, ठीक है। और लोड में हम लोग कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, ठीक है। तो दो विजिबल डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिख गए आराम से LSM और WSM में, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि कैसे आपको ये गामा एफ, मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 18 पेज नंबर 68 में दिया है इस कोड के, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है स्लाइड में, फर्स्ट की कुछ क्लासेस में मैंने आपको दिखाई थी, ये है ना लोड कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा था, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि व्हेन वी विल यूज LSM मेथड, तो वहां पर दो चीज होती हैं, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स के लिए हम डिजाइन करते हैं, और दूसरा करते हैं हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, WSM में नहीं था कहीं पर भी, ये कहीं पर भी सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इसमें ऐड हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लिमिट स्टेट कोलैप्स की तो निकालनी ही निकालनी है, ठीक है, उसके साथ सर्विसिबिलिटी की भी निकालनी है। और सर्विसिबिलिटी मैंने क्या बताया था आपको, कि डिफ्लेक्शन हो गया या फिर क्रैक आ गया, ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए। LSM बोलता है इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं आगे चल के और क्लियर करूंगा आपको, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी
एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, फिलहाल आप लोड कॉम्बिनेशन देखिए जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट आप दोबारा से देख लीजिए। डेड लोड प्लस लाइव लोड का अगर कॉम्बिनेशन हो तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव लोड में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए आप डिजाइन करें तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1। ये अर्थक्वेक लोड है EQL अपॉन WQL जो मैंने लिखा है, EQL और है, ठीक है, और WL मतलब या तो आप, मैंने बताया था, या तो आप अर्थक्वेक लोड ही लेते हो या फिर आप विंड लोड ही लेते हो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। ठीक है, तो जब आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डिजाइन कर रहे हो और आपका लोड कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है, डेड लोड है और आपको एक लेना है डेड लोड के साथ विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। मैंने बताया था आपको कि आप दोनों लोड एक साथ नहीं ले सकते, आइदर यू विल टेक दिस वन अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, जो भी ज्यादा होगा उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें डेड लोड में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, इसमें लाइव लोड तो है ही नहीं तो लाइव लोड की जगह पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट यहाँ पर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड है तो यहाँ पर भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यह एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आगे समझ में आ जाएगा। और ठीक है, वैसी सर्विसिबिलिटी में डेड लोड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइव लोड तो है ही नहीं यहाँ पर, देखिए डेड लोड है और विंड लोड है, और विंड लोड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अर्थक्वेक लोड कुछ भी बोल लीजिए। थर्ड इज योर तीनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, अगर ठीक है, अगर डेड लोड भी आ जाए, लाइव लोड भी आ जाए और ये विंड लोड या अर्थक्वेक लोड भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे आप, डेड लोड के आगे से 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, लाइव लोड के भी 1.2 से करोगे और विंड लोड को भी 1.2 से करोगे। और अगर सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो डेड लोड को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, लाइव लोड को 0.8 से और विंड लोड को 0.8 से। ठीक है, तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं, आपको टेबल वैसे मिल जाएगा, ये मैंने लिखा भी टेबल 18 पेज नंबर 68 पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। IS कोड आप खोलोगे तो कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन यूज कैसे करना है ये देखिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डेड लोड मूवमेंट जो है वो 50 किलोन्यूटन है, लाइव लोड मूवमेंट जो है वो 40 किलोन्यूटन मीटर है और अर्थक्वेक लोड मूवमेंट है 20 किलोन्यूटन मीटर। तो मैं पहला वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, ये वाला डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, और मैं कोलैप्स के लिए यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल ये वाला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या करना है, देखिए डेड लोड में भी मुझे 1.5 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना है और लाइव लोड में भी मुझे फैक्टर 1.5 के पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए डेड लोड को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया, लाइव लोड को भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेड लोड कितना था 50, तो 50 इंटू 1.5 हो गया, लाइव लोड था 40, तो ये हो गया 40 इंटू 1.5। तो टोटल जो मेरा डिजाइन लोड आया वो कितना आया 135 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब डिजाइन मूवमेंट जो मेरा आया वो 135 किलो न्यूटन मीटर आया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए करना हो तो सेकंड वाले कॉम्बिनेशन के लिए तो कैसे करते हैं आप, सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या लेना पड़ता है, डेड लोड से आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए डेड लोड पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, लाइव लोड तो है ही नहीं, और अर्थक्वेक लोड को भी 1.5 से करना है। तो आप देख लीजिए डेड लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, अर्थक्वेक लोड को भी 1.5 से किया, तो डेड लोड 50 था, अर्थक्वेक 20 था, तो 50 प्लस 20 70 इंटू 1.5 हो गया है, तो 105 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर तीसरा कॉम्बिनेशन होता है इसमें डेड में भी 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, लाइव में भी और विंड लोड में भी या अर्थक्वेक लोड में भी, तो आप देख लो 50 प्लस 40 प्लस 20 50 40 20 ये थे इंटू 1.2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। तो मैंने कॉमन ले लिया 1.2, तो ये 132 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोड कॉम्बिनेशन यूज करोगे। कहने का मतलब ये है कि जब लिमिट स्टेट डिजाइन आप करोगे, लिमिट स्टेट मेथड से जब भी आप डिजाइन करोगे तो आपको लोड के संग, ठीक है, लोड को F से दिखा रहा हूं मैं, तो जो लोड के संग होगा उसको डिजाइन लोड लेना पड़ेगा। डिजाइन लोड कुछ नहीं होगा, दैट इज योर गामा F, मतलब कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी है 1.5 या जो भी है 1.2 इंटू योर लोड, जो भी लोड होगा उसका डिजाइन लोड हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो आपको लोड में हमेशा याद रखना है कि आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पहले लोड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये याद रखिएगा लिमिट स्टेट मेथड में फोर्स ये लोड को हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वो इस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कितना वैल्यू लेनी है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, वो न्यूमेरिकल करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूँ। ये 0.90 वैल्यू यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर थी, आइदर 1.5 लेते हैं 0.90 लेते हैं। ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है जबकि ओवरटर्निंग ले लेते हैं, जब वो क्रिटिकल होता है तब ये स्पेशल केस रहता है।
ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर नॉट कंसिडर साइमल्टेनियसली, या तो विंड लोड ही लोगे या अर्थक्वेक लोड ही लोगे, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो कंसिडर कर लोगे आप। ठीक है, इन दोनों को कभी भी साथ में नहीं लोगे कि विंड लोड भी ले लिया अर्थक्वेक लोड भी ले लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने दो लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में मैंने दो एलएसएम में मैंने आपको दो डिजाइन बताए थे। क्या क्या थे? लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी। अब देखिए कोलैप्स में क्या क्या चीज आती है। कोलैप्स मतलब कि जो उसका फेलियर होगा उसको बोलते हैं कोलैप्स। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना है? फ्लेक्चर नथिंग इज नथिंग बट बेंडिंग, और आपको शेयर निकालना है, कंप्रेशन निकालना है और टॉर्जन निकालना है। ठीक है, ये आएगा सबका सब आपका कोलैप्स में, ये चार चीज आती हैं कोलैप्स में। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या आता है? डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, करोजन, ये सर्विसिबिलिटी है। अब देखिए सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डब्ल्यूएसएम में तो कहीं था ही नहीं, याद है आपको? डब्ल्यूएसएम में कहीं पर हम ले रहे थे सर्विसिबिलिटी? कुछ भी नहीं ले रहे थे, लेकिन ये एलएसएम में आया सर्विसिबिलिटी। इसने बोला कि आपको सिर्फ कोलैप्स के लिए ही नहीं चेक करना, सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं चेक करना कि इसमें मतलब कि बेंडिंग में फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, शेयर में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्रेशन में ठीक है कि नहीं है, टॉर्शन में ठीक है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं चेक करना है आपको। एलएसएम ने बोला कि आपको सर्विसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने पहले भी बताया था, आप ये ले सकते हो कि आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो और उसकी बीम में अगर डिफ्लेक्शन आ जाए, हालांकि वो फेल नहीं हुई है बट उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं है भाई। क्यों क्यों होगा डिफ्लेक्शन, है ना? उस बीम में अगर क्रैक आ जाए बट वो फेल नहीं हो रही, वो गिर नहीं रही है, फेलियर नहीं आया बट उसमें क्रैक आ गया, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेबल है भाई। आप ऐसी बीम में कभी भी, ऐसी घर के अंदर रहना कभी भी सेफ फील नहीं करोगे आप, है ना? तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? सर्विसिबिलिटी का। तो और क्या आ सकता है? वाइब्रेशन। मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाई बट उसमें वाइब्रेशन आते हैं किसी तरीके के, ठीक है, मशीनरी की वजह से या किसी चीज से, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? हालांकि फेल नहीं हो रहा है लेकिन वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो क्या आप रहना चाहोगे उस बिल्डिंग में? कभी कभी नहीं रहना चाहोगे, आपको रिस्क है। तो ये भी सर्विसिबिलिटी में आता है। उसी तरीके से अगर कोरोजन हो गया, कोरोजन दिख रहा है आपको कि बीम में रेनफोर्समेंट में कोरोजन आ गया है, हालांकि वो फेल नहीं हुआ है, लेकिन कोरोजन से आपको कभी ना कभी तो डर है ना कि वो फेल हो सकता है। तो आपको उसने बोला कि आपको सिर्फ कोलैप्स के लिए ही नहीं डिजाइन करना, आपको सर्विसिबिलिटी के लिए भी डिजाइन करना है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड ज्यादा सेफ मेथड मानी गई, क्योंकि इसलिए ये मॉडर्न मेथड भी है, आजकल यूज होती है, क्योंकि इसमें ये क्राइटेरिया भी लिए जाते हैं सर्विसिबिलिटी के। ठीक है, इनका फैक्टर भी लिया जाता है ताकि ये चीज भी ना हो आपकी भी। ठीक है, तो ये भी एक तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस है डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में। डब्ल्यूएसएम में कहीं पर भी सर्विसिबिलिटी के लिए हम लोग चेक नहीं करते थे, एलएसएम में हम लोग कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी दोनों लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। फाइन, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक क्लास में कंपैरिजन देख लेते हैं कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में क्या कंपैरिजन था। ये जनरली हम लोग स्ट्रेंथ की वजह से, स्ट्रेंथ वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट और स्टील में क्या फर्क है वो देख रहे हैं इन जनरल। तो WSM was your working stress method and LSM was your limit stress method। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कंक्रीट की। तो आप देखिए सब कुछ आप कर चुके हैं, आपको बस रिवीजन टाइप हो रहा है कि क्या WSM में होता था और क्या LSM में होगा। तो आप मुझे बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते थे हम WSM में? हम लेते थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल, मतलब कि वही वाली बात थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 3 से डिवाइड करते हैं ना। जैसे M15 था तो M15 था तो उसका M15/3 करते थे तो 5 आ जाता था। ठीक है, तो 15 बाई परमिसिबल करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से M20 को देखो आप, M20/20 का परमिसिबल कितना होता है? 7, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है 2.86। और M25 के लिए देखो 2.94। तो आप एवरेज निकाल के देखो इनका, तो ये सब कुछ 3 के करीब आ रहे हैं। देखो ये भी 2.9 आ रहा है, 2.8 आ रहा है, भी 3। तो आप मान लो कि एवरेज क्या आ रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में 3 टाइम्स थी, मतलब मैं 15/3 कर रहा था तो 5 आ जा रहा था, 20/3 कर रहा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 7 आ जा रहा था, 25/3 कर रहा था तो 8.5 आ जा रहा था। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था? 3 टाइम्स था WSM में, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स था, मतलब 3 आ रहा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 की ले रहे थे। बट जब मैंने आपसे बोला अभी LSM में कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना था हम लोगों को? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो एफसी के हो गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, परमिसिबल 0.45 एफसी के था जो हमारा आ रहा था, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा करीब 2.22 आ रहा था। ठीक है, तो 2.22 इसका हमारा क्या आ रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर हम लोग ये आ रहा है। देखिए ये 2.22 इसलिए आ रहा है, एक्चुअल में ये आना चाहिए था कितना? 1.5 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ
0.45 परमिसिबल ले रखी है, करेक्टर स्ट्रेंथ एफसी की यूज कर रखा है। अगर मैं 0.65 टाइम्स एफसी के लूंगा तो 1.15 आ जाएगा, ठीक है। वो भी आगे चल के डिजाइन में हम लोग देखेंगे और क्लियर। मुझे एक चीज बताइए, लोड का जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे थे तो डब्ल्यूएसएम में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे लोड में? नहीं कर रहे थे, 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे मैंने अभी बताया। बट जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड में ले रहे हैं कंक्रीट में, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1.5 से, करीब करीब 1.5 या 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो तो 3 तो हो गई इसकी, 3 तो किसकी हो गई? स्ट्रेस की हो गई, और 1 हो गई लोड की। तो 3 इंटू 1 मान लीजिए 3 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले में देखिए 2.2 इंटू ये हो गई स्ट्रेस की, और लोड की हो गई 1.5। सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 3.33। तो मतलब अगर टोटल आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो तो मैं डब्ल्यूएसएम में कितना सेफ्टी लेके चल रहा हूँ? 3 की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का लेके चल रहा हूँ। और एलएसएम में कितना लेके चल रहा हूँ? टोटल 3.3 की, ठीक है। तो आप ये देखोगे इट इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूएसएम, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कॉन्क्रीट में डब्ल्यूएसएम में 3 है और एलएसएम में 3.33 है, मतलब इट इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूएसएम। थोड़ा सा ही ज्यादा फर्क नहीं है, 0.33 का ही फर्क है, ठीक है। ये केस है कंक्रीट के केस में। अब इस चीज को आप देख लीजिए स्टील में। स्टील में डब्ल्यूएसएम में हम क्या करते थे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने की लेते थे? करीब करीब 1.78 आ रहा होता था। देखो एफ आई उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है परमिसिबल 250 के लिए हम परमिसिबल कितना लेते थे? 140। 415 के लिए हम कितना लेते थे परमिसिबल? 230। तो उसका फैक्टर सेफ्टी 1.8 आ रहे हैं, यहाँ पर 1.78। तो आप देखोगे करीब करीब कितना आ रहा है? 1.8 के अराउंड आता था फैक्टर सेफ्टी, ठीक है। स्टील का भी जब हम लोड लेते थे तो कोई भी किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो नेट फैक्टर सेफ्टी हो गया 18 इंटू 1, सॉरी 1.8 इंटू 1, दैट विल गिव यू 1.8। तो स्टील में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे हम, वो करीब करीब होती थी 1.8 की, ठीक है। लेकिन एलएसएम में क्या हुआ? फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बताया एफ आई अपॉन 0.87 एफ आई, ये परमिसिबल है हमारा 0.87 एफ आई इक्वल टू 1.15 की हम लोग लेते थे। मैंने बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 का लेते थे। लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग करीब करीब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं लोड को। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.15 और 1.5 को, तो ये आ रहा है 1.725। इस केस में देखो ये आ रहा था 1.8 डब्ल्यूएसएम में, और एलएसएम में आया है 1.7। सो इट इज लोअर देन दैट ऑफ डब्ल्यूएसएम। तो आपने दो चीज क्या नोटिस की? एक तो जब हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसकी ज्यादा है? डब्ल्यूएसएम की ज्यादा है, ठीक है। और जब हम स्टील की बात कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसकी ज्यादा है? सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। जब हम कंक्रीट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलएसएम की ज्यादा है, 3.33 है, ठीक है। और जब हम स्टील के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसकी ज्यादा है? डब्ल्यूएसएम की। तो ये देखो कि दोनों को डिजाइन करने में एक फर्क ये आया कि एक जगह में हम लोगों ने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए लिए है, और एक डिजाइन में हमने ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए लिए है, ठीक है। तो ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में, कि हम लोग स्टील में ज्यादा ले रहे हैं, स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ले रहे हैं डब्ल्यूएसएम में, और कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ले रहे हैं हम एलएसएम में। तो ये एक ही डिफरेंस है कि कंक्रीट वाला जो है, कंक्रीट में हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलएसएम में करके चलते हैं कंक्रीट को, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चलते हैं उसमें। तो ये भी एक एनालिसिस था, आप इससे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस इसमें आएगा, ठीक है। तो ये अभी तक का हमने जो देखा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो अब फर्दर हम लोग इसको जब डिजाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम, जैसे आपने सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन की थी किससे? डब्ल्यूएसएम से, वैसी ये है एलएसएम से, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से। तो इसके अजम्पशंस देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बस अजम्पशंस इसके देख लेते हैं, 3-4 अजम्पशन देख लेते हैं, और फिर डिजाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अजम्पशन क्या क्या है एलएसएम की? ये पेज 69 पे गिवन है टेबल IS 456 पे, आप वहां से भी देख सकते हैं अजम्पशन, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको आईएस कोड में बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल होंगी, आपको सिर्फ डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अजम्पशन क्या क्या देखिए, सेम वही अजम्पशन है जो डब्ल्यूएसएम में था, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट मींस स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। तो पहला वाला जो अजम्पशन है वो सेम है कि सेक्शन जो होगा वो बेंडिंग से पहले जो था वही बेंडिंग के बाद भी रहेगा, प्लेन ही रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। तो इसमें देखिए स्ट्रेन डायग्राम कौन सा है? दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, 0.035 0.02 एंड ये स्ट्रेस है। चलिए ये मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को
अभी मेरे ख्याल से इसको पूरा समझाने का टाइम होगा नहीं आपका, फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाए। सो कल कल हम लोग ऐसा करते हैं, कल की क्लास में ये अजम्पशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेरे को इसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम को एक्सप्लेन करने में, और अभी इतना टाइम है नहीं, आपको क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अजम्पशन से, यहाँ से बेसिकली हम अजम्पशन से कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अभी टाइम शॉर्टेज है, मैं इसको बहुत जल्दी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसको बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी क्लास में, और आई जस्ट क्लोज दिस विंडो। ओके, सो ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस जो थे, और ये थोड़ा सा आपको डिजाइन फिलोसफी में फर्क नजर आया होगा कि डब्ल्यूएसएम में आप कैसे डिजाइन कर रहे थे और एलएसएम में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक इसमें जो आज हमने देखा? तो देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी इनिशियली आपको लगेगा, बट जैसे ही आप डिजाइन करने लगोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूएसएम से आपको डिजाइन करना आ गया है, अब आपका दिमाग सेट हो गया कि यार डब्ल्यूएसएम में ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। अब थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया एलएसएम में, आप फाइंड करोगे कि एलएसएम ज्यादा ईजी मेथड है। ठीक है, एलएसएम में ज्यादा चीजें नहीं कंसिडर करनी पड़ती है, एलएसएम मतलब ठीक है, मतलब दोनों की अपनी फिलोसफी है, दोनों डिजाइन, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से करवा रहा हूँ। आपको डब्ल्यूएसएम से भी कराया ताकि आपको पता चले कि पहले ओल्ड, मतलब पहले टाइम में कैसे डिजाइन किया जाता था, और अब मॉडर्न टेक्निक जो है एलएसएम मेथड, उसमें कैसे डिजाइन किया जाता है, तो आपको दोनों फिलोसफीज बेसिकली पता होंगी दोनों डिजाइन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग असम्पशन देखेंगे, और हम लोग उसके साथ पे क्या देखेंगे, उसके डिजाइन कैसे करना है, वो डिजाइन स्टेप्स भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्व। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, 1-2 मिनट है हमारे पास। कोई इशू है? ठीक है, तो नेक्स्ट कोई अगर आप रिव्यू कर सकते हैं, और कोई किसी को कोई इशू आएगा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी द इशू, और मैं उसको क्लास में कवर कर लूंगा। ठीक है।